हेलो गाइज, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। आज मैं पुनः लेकर आया हूं आधुनिक भारत के इतिहास में उत्तर मुगल काल। तो देखा जाए उत्तर मुगल काल भी आधुनिक भारत में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका हम पार्ट 1 लेकर आए हैं क्योंकि उत्तर मुगल काल में बहुत से ऐसे शासक हुए हैं जिसके समय में जो आधुनिक भारत की बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। और चूँकि आज का कंपटीशन जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो थोड़ा और टिपिकल हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वही जो आपके जो बाबर थे, अकबर, हुमायूं, इनके बारे में क्वेश्चन अब बहुत कम बन रहे हैं। डीपली थोड़ा एग्ज़ाम जो है थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज सही समझ के लिए अच्छी तरीके से आप क्रमवार एकदम कहानी की बात अगर समझना चाहते हैं तो आइए चलते हैं, हमारे चैनल को विजिट करिए और पूरा वीडियो एक बार जरूर देखिए और देखिए किस तरह आप इतिहास को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं उत्तर मुगल काल को भाग 1 की ओर। तो उत्तर मुगल काल में देखिए सब कहाँ से प्रारंभ होता, सबसे पहले तो ये जानना है। इससे पहले कौन कौन शासक हुए? सबसे पहले बाबर, इब्राहिम लोदी को हराकर सबसे पहले शासक बने बाबर। और बाबर के बाद इनका पुत्र हुमायूं, हुमायूं के बाद इनका पुत्र अकबर हुआ, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। और औरंगजेब का जो पुत्र है, औरंगजेब की जब मृत्यु होती है उसी के उपरांत जब औरंगजेब की 3 मार्च 1707 ईस्वी को मृत्यु हुई है, उसके बाद ही उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई थी और इनकी मृत्यु के उपरांत उत्तर मुगल काल का प्रारंभ हुआ था। ये आप भली भांति जान गए। 3 मार्च 1707 ईस्वी को जब इनकी मृत्यु हुई है उसके बाद ही उत्तर मुगल काल का प्रारंभ होता है। और औरंगजेब के जो है 5 पुत्र थे। औरंगजेब के जो 5 पुत्र थे, इन 5 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था वो मुअज्जम था। मुअज्जम जिसे हम बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं या शाह आलम प्रथम भी कहते हैं या साहेब बेखबर भी कहा जाता है इसको। और दूसरा इसका जो भाई था या इसका पुत्र था मोहम्मद आजम था। तीसरा कामबख्श था। चौथा मोहम्मद सुल्तान और 5वां पुत्र अकबर था। अब ज़रा सोच कर देखिए कि इसकी घटनाएं घटी हैं, या अगर देखिए कि कभी भी ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि औरंगजेब के इनमें से निम्नलिखित में कौन सा नहीं है पुत्र, अगर अकबर नाम लिखा हो तो आप अकबर बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि अकबर आप सोच नहीं सकते, जबकि औरंगजेब का एक पुत्र अकबर भी था। तो बड़ी आसानी से आपको समझना है, अकबर इसका पुत्र जो था और मोहम्मद सुल्तान, 2 ये पहले याद रखने हैं। सुल्तान जो है 1676 में इसकी मृत्यु औरंगजेब के समय में ही हो गई थी, जबकि अकबर एक ऐसा इसका पुत्र था जो इसका विद्रोही पुत्र था। इसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था और विद्रोह करने का एक कारण था कि राजपूत, जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, राजपूत के बहकावे में आकर उसने कह दिया था कि आप विद्रोह कर रहे हैं, आपको मरने के लिए छोड़ दिया, इसलिए विद्रोह उसने कर दिया था। तो ये भी एक विद्रोह ही, आगे चलकर इसको भी मतलब गिरफ्तार किया गया, इसकी भी मृत्यु हुई। लेकिन इन 2 पुत्रों को छोड़ दिया जाए, इसकी मृत्यु हो गई, ये विद्रोही पुत्र हो गया अकबर। तो आपने 2 के नाम तो सीख लिए, मोहम्मद सुल्तान और अकबर। बात आती 3 पुत्र, मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। इन तीनों को आप बखूबी समझेंगे। आइए चलते हैं इन तीनों को लेकर। तो इनके मध्य में जब इनकी 1707 में मृत्यु हुई औरंगजेब की, तो उसके बाद ये बात आई कि किस तरह है, कौन शासक बनेगा, इसके लिए युद्ध छिड़ा। तो इसे हम उत्तराधिकारी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। मुअज्जम सबसे बड़ा था, आजम, कामबख्श 3 पुत्र थे। इन 3 पुत्रों के मध्य में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध में सबसे पहले 1707 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसे हम जजऊ का युद्ध भी कहते हैं। अच्छी तरीके से समझिए, जजऊ का युद्ध। आने वाले समय में कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आने वाले हैं, जैसे कि आप जानते तराइन का युद्ध हुआ, पानीपत के युद्ध हुए, लेकिन ये जजऊ का युद्ध है तो बहुत लोगों को नहीं ज्ञात होता है। तो अब डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके तहत हमें अच्छी तरीके से समझना है पूरी कहानी की बात कि किस तरह कैसे कैसे घटनाएं घटी। तो एक जजऊ का युद्ध हुआ था 1707 में। तो ये किसके किसके मध्य हुआ? तो इनका बड़ा पुत्र औरंगजेब का था मुअज्जम और एक पुत्र था मोहम्मद आजम। तो
तो मुअज्जम और मोहम्मद आजम थे। तो मुअज्जम जो है जजऊ के युद्ध में 18 जून 1707 ईस्वी को ही मोहम्मद आजम को पराजित कर देता है और इसकी हत्या भी कर देता है। इस प्रकार देखा जाए आजम के जो 2 पुत्र थे उनकी भी इसमें मृत्यु होती है और साथ में मोहम्मद आजम जो है उसकी भी मृत्यु होती है। तो मोहम्मद आजम समाप्त हुआ। मुअज्जम और कामबख्श 2 भाई बचे थे, आइए इनके भी चलते हैं। तो बीजापुर यानी कर्नाटक में एक युद्ध हुआ था 1709 ईस्वी में मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम के मध्य में और कामबख्श। तो कामबख्श इसमें हारता है, कामबख्श पराजित होता है। इस प्रकार देखा जाए मुअज्जम जो था जिसे हम बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं, ये 63 वर्ष की है। उस समय आयु जो उसकी थी 63 वर्ष की थी और उस समय उत्तर मुगल काल या प्रथम शासक बना। यानी पूछा जाए उत्तर मुगल काल का प्रथम शासक कौन था, तो आप कहेंगे कि बहादुर शाह प्रथम था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अंतिम शासक अगर पूछा जाए मुगल काल का तो वो भी मोहम्मद शाह, जो बहादुर शाह था वो भी अंतिम था, लेकिन वो द्वितीय था। आगे चलते हैं लेकर। तो आपने यहाँ से समझा कि 5 पुत्र थे, मुअज्जम, मोहम्मद आजम, कामबख्श, सुल्तान और अकबर। सुल्तान 1676 में मृत्यु हुई थी, अकबर विद्रोही पुत्र हो गया था। 3 पुत्र बचे थे, मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। मुअज्जम मोहम्मद आजम के बीच में युद्ध हुआ था जजऊ का, जिसमें आजम की हार हुई। मुअज्जम और कामबख्श के बीच में हुआ, जिसमें बीजापुर में एक युद्ध हुआ जिसमें 1709 ईस्वी में, जिसमें कामबख्श की हार हुई और मुअज्जम यानी बहादुर शाह की जीत हुई और वही प्रथम शासक बना। आइए चलते बहादुर शाह प्रथम की ओर। तो बहादुर शाह प्रथम ये पहला शासक है आपका, फर्स्ट यानी बहादुर शाह प्रथम। इसे हम शाह आलम के नाम से भी जानते हैं और इसे हम साहेब बेखबर भी कहते हैं। आइए चलते 1707 से 12 तक रहा था। मुअज्जम ने शाह आलम की उपाधि धारण कर 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम के नाम से सम्राट बना। यानी बहादुर शाह प्रथम के नाम से सम्राट बना, जबकि इसकी उपाधि थी शाह आलम। इस प्रकार 1707 ईस्वी में ये मुगल सम्राट बना, दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना। और इसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट जो था मराठों के प्रति अस्थिर रहा, उसने उन्हें दक्कन की सरदेशमुखी दे दी। तो यहाँ पर एक बात समझनी है कि जो मराठे थे, मराठे 2 कर लेते थे, एक था सरदेशमुखी और दूसरा कर जो था वो था चौथ। चौथ का मतलब है ये चौथा कर लेते थे, मतलब टोटल आय का चौथवां भाग जो ये लेते थे, और ये लेते थे 1/10वां भाग, यानी इसे हम सरदेशमुखी कहते थे। टोटल कमाई जो होती थी कर वसूला जाता था उसका 10वां भाग, उसे हम सरदेशमुखी कहते थे। चौथ में चौथा कर, तो चौथ तो नहीं देता था बहादुर शाह मराठों को, लेकिन सरदेशमुखी जो है इनको देता था। ठीक है, तो आप सरदेशमुखी और चौथ समझ गए। तो मराठों, बल्कि देखा जाए तो ये इसने जो बहादुर शाह, चूँकि इसकी आयु भी बहुत सारी हो चुकी थी, 63 वर्ष की आयु में ही पहली बार शासक बना था, और तो इस प्रकार संघर्ष करके ये शासन भी नहीं कर सकता था। इसलिए इसने मन में सोचा कि हम मेल मिलाप वाला शासन करेंगे। इस प्रकार सबसे मेल मिला रखकर, चाहे वो राजपूत हों, चाहे वो पंजाब आपके हों या फिर मराठा हों, सबके साथ मेल मिलाप करके ही इसने शासन किया। तो पहला आपने समझा कि मराठों के साथ इसने सरदेशमुखी दी और उनके प्रति अस्थिर रहा, यानी कोई भी संघर्ष की भावना नहीं रखी। दूसरी ओर चलें गुरु गोविंद सिंह यानी पंजाब की ओर, तो इसमें भी गुरु गोविंद सिंह के साथ इसने संधि की और संधि करने के बाद मतलब स्थिर इनके सामने भी रहा, उसने कोई संघर्ष करने की नहीं ठानी, यानी मेल मिलाप की सारी बातें रहीं। और इसका जो गुरु गोविंद सिंह का जो शिष्य था बंदा बहादुर, से हम कहते हैं बंदा बहादुर जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बंदा बहादुर जो होता है वो संघर्ष करता है, विद्रोह करता है, आंदोलन करता है। तो उसके बाद ये जो है इसको गिरफ्तार करवा लेता है बंदा बहादुर को और उसको फांसी चढ़वा देता है। ये हालांकि 1716 ईस्वी में घटना हुई थी, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु इससे पहले हो जाती है और बाद में बंदा बहादुर की फांसी की जाती है। और अगर देखा जाए 1716 ईस्वी में, तो उस समय बहादुर शाह प्रथम होता भी नहीं है
और तीसरी बात अगर देखा जाए बुंदेला सरदार आप जानते छत्रसाल मशहूर थे शासक। छत्रसाल से भी इसने मेल मिलाप वाली ही सारी बातें की। बहादुर शाह प्रथम मेल मिलाप किया इसने। राजपूतों से भी मेल मिलाप बनाए रखा। इस प्रकार बहादुर शाह फर्स्ट ने कुल मिलाकर देखा जाए शासन के लिए मेल मिलाप की ही नीति अपनाई हुई थी। यानी चाहे वो राजपूत हों, चाहे मराठा हों, चाहे वो सरदार बुंदेला सरदार छत्रपाल हों या पंजाब हो, हर क्षेत्र में देखा जाए इन्होंने मेल मिलाप यानी बिना संघर्ष हुए शासन करने की ठानी। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक बार फिर गृह युद्ध की स्थिति बन गई। जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई तो गृह युद्ध यानी फिर से वही समस्या हो गई कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा। तो इस गृह युद्ध के कारण 10 सप्ताह बाद बहादुर शाह को दिल्ली में दफनाया गया। मतलब गृह युद्ध चलता रहा कि कौन कौन बनेगा, कौन शासक बनेगा। तो आइए चलते बात करते। बहादुर शाह प्रथम को साहे बेखबर भी कहा जाता था, या ये भी इनके एक उपनाम हैं। तो आपने देखा इनके 3 नाम हैं, बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम शाह आलम प्रथम और साहे बेखबर। ये कुछ नाम हैं जिनके द्वारा हम इनको पहचानते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अब हम चलते दूसरा जो सेकंड इसका उत्तर मुगल काल का जो शासक हुआ है वो कौन हुआ है। 1712 से 1713 ईस्वी तक बहुत कम शासन रहा है। आइए चलते बात करते हैं। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह बनता है, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम का पुत्र जो होता है जहांदार शाह शासक बनता है। यानी बहादुर शाह का जो प्रथम का जो पुत्र होता है वही उसका शासक बन जाता है। और जहांदार शाह जो है तैमूरी वंश का प्रथम अयोग्य शासक। अयोग्य शासक का मतलब है ये बहुत निपुण शासक नहीं था, और इसे हम इसीलिए लंपट मूर्ख भी कहते थे। यानी अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसे लंपट मूर्ख कहते थे, तो आप कहेंगे जहांगीर शाह। याद करना बहुत आसान, बहादुर शाह प्रथम था और बहादुर शाह प्रथम के बाद उसका पुत्र जहांगीर शाह, जैसे लंपट मूर्ख कहते हैं। और साहे बेखबर किसे कहते हैं, बहादुर शाह प्रथम को। इस प्रकार देखा जाए जहांदार शाह तैमूरी वंश था, जिसके शासनकाल का प्रशासन जुल्फिकार खां के हाथों में था, जो वजीर बन गया था। यानी देखा जाए कुल मिलाकर शासन व्यवस्था जहांदार शाह के में जुल्फिकार खां देखता था। जुल्फिकार खां जो है शासन व्यवस्था को देखता था, इसलिए इसे हम लंपट मूर्ख भी कहते थे। तो इस प्रकार देखा जाए 2 शासक आपके हो गए, बहादुर शाह प्रथम और जहांदार शाह। अब हम तीसरे शासक की भी बात करते हैं। उससे पहले कुछ घटनाएं घटी, जैसे जुल्फिकार खान ने असंतुष्ट भारतीयों को संतुष्ट किया। उसने जय सिंह, देखा होगा आप, सवाई जय सिंह का नाम सुना होगा। जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी तथा मालवा के सूबेदार को भी नियुक्त किया। यानी जय सिंह को मालवा का सूबेदार भी नियुक्त किया। जुल्फिकार खां भी सोचता था कि सबके साथ मिल मिलाप कर शासन किया जाए, इसलिए उसने जय सिंह के साथ मेल मिलाप किया, मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। और अजीत सिंह जो थे मारवाड़ के शासक, उनको महाराजा की पदवी दी, गुजरात का गवर्नर बनाया गया। तो इस प्रकार देखा जाए जुल्फिकार खां आसानी से शासन व्यवस्था में बहुत आसानी से योगदान दे रहा था। और जहांदार के शासन के समय एक बहुत बड़ी बात है कि जजिया कर समाप्त किया गया। जजिया कर जो लगा हुआ था मुगलों के द्वारा या मुस्लिम शासकों के द्वारा लगाया जाता था, उस जजिया कर को समाप्त कर दिया था जहांदार शाह ने। और जुल्फिकार खां ने चूड़ामण जट तथा छत्रसाल बुंदेला, जो जट मतलब पंजाब के जो थे, छत्रसाल बुंदेला के साथ भी मेल मिलाप किया। इस प्रकार मेल मिलाप की नीति के द्वारा ये जो था जहांदार शाह भी शासन करने में विश्वास करता था। जहांदार शाह लाल कुंवर नामक वेश्या से प्रेम करता था, इसलिए जहांदार ने इसके रिश्तेदारों को उच्च पदों, जहांदार शाह एक वेश्या से प्रेम करता था और वेश्या से प्रेम करने के कारण ये इसके जो रिश्तेदार थे उनको ही ज़्यादातर उच्च पदों पर नियुक्ति कर देता था, आसीन उसने किया था, पद पर बिठा रखा था। जहांदार शाह के भतीजे जो फरक्सियर थे ने सम्राट के पद का दावा किया। इसी के समय में जो जहांदार शाह जब थे, उनके भतीजे फरक्सियर ने सम्राट के पद के लिए दावा किया। और दावा करने के लिए फरक्सियर ने क्या किया, एक दांवपेच खेला, सैयद बंधु।
सैयद बंधुओं की सहायता ली और सैयद बंधु की सहायता के द्वारा फर्रुखसियर ही शासन पर बैठता है। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि ये सैयद बंधु क्या है, उनको भी समझ लीजिए। सैयद बंधु का नाम इतिहास में बहुत लिया गया है। आइए देखते हैं कौन है सैयद बंधु। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, यानी सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली खां, ये दो भाई थे जो राजा बनाने वाले, मतलब इनको हिंदी में कहा जाए तो राजा बनाने वाले, या हम कह सकते हैं किंग मेकर, यानी राजा बनाने वाले के नाम से विख्यात थे। सैयद बंधु ने 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर की ओर से उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लेकर उसे विजयी बनाया, यानी फर्रुखसियर को 1713 ईस्वी में विजयी किया और फर्रुखसियर को ही आगे चलकर शासक बना। तो इस प्रकार देखा जाए, पहला शासक बहादुर शाह प्रथम हुआ, दूसरा हुआ आपका दूसरा शासक जहांदार शाह हुआ, तीसरा शासक हुआ फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर जो है 1713 से 19 ईस्वी में शासक बना। इसको हम घृणितकार कहते थे। लंपट मूर किसे कहते थे, जिसे हम जहांदार शाह को कहते थे। मुअज्जम का क्या नाम था, आप सभी लोग जानते हैं, अभी आपको बताया था, साहिब खबर कहते हैं। अब हम थोड़ा समझते फर्रुखसियर 1713 से 19 ईस्वी तक, इसे हम घृणितकार कहते थे। तो आप सब पहले जानते, सैयद बंधु की मदद से जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना। फर्रुखसियर के आदेश द्वारा जुल्फिकार खां को विश्वासघात करके हत्या करवा दी गई, क्योंकि जुल्फिकार जो है वो जहांदार शाह का खास था, इसलिए इसको जो है हत्या करवाई गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझना, अभी हमने बताया था, राजा जय सिंह जो थे उनको सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर बसाया था, सवाई जय सिंह, इन्होंने ही जयपुर जो एक शहर है उसको बसाया था, जिसे गुलाबी शहर कहते हैं। इनको सवाई की उपाधि किसने दी थी, तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता, तो फर्रुखसियर ने इन्हें प्रदान की थी। फर्रुखसियर ने कलकत्ता में अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में दस्तक प्रदान किया था। इसको हमने जब आपको पढ़ाया था बंगाल, तो उसमें आपको बताया था कि दस्तक प्रदान किया गया था 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को, जिसमें पूरी छूट हर प्रकार के करों से मुक्त कर दिया गया था। सैयद हुसैन अली खां ने 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली में संधि करके फर्रुखसियर को अपदस्थ कर अंधा करके हत्या कर दी। मतलब फर्रुखसियर को भी पद से हटा दिया गया। कब हटाया, कि जब ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ से मिल लेता है और सैयद हुसैन अली खां इसको हटा देता है। और इसके बाद फर्रुखसियर के बाद देखा जाए, शासक बनता है रफ़ी-उद-दर्जात, और रफ़ी-उद-दर्जात शासक बनता है। ये भी सैयद बंधुओं के सहायता से ही बनते हैं। तो इस प्रकार आज आपने देखा 3 शासकों के बारे में, बहादुर शाह प्रथम, और आपने देखा जहांदार शाह, और तीसरा आपने देखा फर्रुखसियर। पहला कौन सा था, 1707 से लेकर 1712, 1712 से 1713, और तीसरा आपका हो गया फर्रुखसियर जो 1713 से 1719। इस प्रकार आपने मुग़ल बादशाह के बारे में, जो उत्तर मुग़ल काल है उसके बारे में पढ़ा। इसको आप यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। लेकिन इसको क्रम से 1-2 बार देखेंगे तो आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आती जाएंगी। इसका सेकंड पार्ट आगे हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।